अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स को कैलकुलेट करने का तरीका समझने जा रहे हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स को डाइल्यूशन के ज़रिए बढ़ाया भी जा सकता है कि नहीं, यानी कि ऑस्टवॉल्ड लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। असल में अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऐसे एसिड्स की जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl इज दैट एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये तकरीबन कंप्लीटली आयोनाइज होके फॉर्म करता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। और इसकी जो Ka वैल्यू है वो होती है 10⁻+7। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इट मीन्स इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं इसका मुकाबला करूं एसिटिक एसिड से, तो एसिटिक एसिड बहुत कम मिकदार में आयोनाइज होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें शो किया जाता है क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, रादर देन ये रिएक्शन कंप्लीट होने के एक सर्टेन इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और इसमें बहुत कम आयोनाइजेशन होती है। इसकी जो Ka वैल्यू है वो शो करती है कि एक वीक एसिड है, क्योंकि जितनी Ka वैल्यू कम होगी उतना वो वीक एसिड होगा। 10⁻⁻5 वीक। अब एक बात यहाँ पे गौर से सुने, जो वीक एसिड होता है, वीक एसिड, उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन कम होती है, वेरी वेरी लो। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जैसे कि HCl, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं, उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन जो होती है वो बहुत हाई होती है। इन अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा डेफिनेटली उसकी 100 के करीब जाएगी वैल्यू। तो हम उसे उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन लगाने की बजाय अक्सर और बेशतर आप देखते हैं कि हम उसमें एक सिंगल एरो लगा देते हैं जो इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये सारे का सारा HCl जो होता है वो आयोनाइज होने की कोशिश में लग जाता है। आयोनाइजेशन वेरी हाई। हम इंडिकेट तो कर लेते हैं कि Ka वैल्यू से कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़्यादा आयोनाइज होगा, जो वीक होगा वो कम आयोनाइज होगा। बट हमारे लिए ख़ास वैल्यू परसेंटेज आयोनाइजेशन की भी होती है, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। परसेंटेज आयोनाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? देखें, जो परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स है ना, वो इक्वल होता है कितना एसिड की अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज हुई है डिवाइडेड बाय कितनी अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो इनिशियली डाली गई थी। मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपने फॉर एग्जांपल एसिड ऐड किया 100, ठीक है, एक सर्टेन कंसंट्रेशन 100 कंसंट्रेशन ऐड की मोल पर DM3। उसमें से जो आयोनाइजेशन हुई ना वो हुई सिर्फ और सिर्फ 1.33। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसे एसिड की आयोनाइजेशन आएगी 1.33%, विच इज़ वेरी लो। असल में ये आयोनाइजेशन जो है ना वो एसिटिक एसिड की है। अब याद रखिएगा कि जो परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स है ना वो इंक्रीज भी कर सकती है। कैसे इंक्रीज कर सकती है? उसके लिए हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा। उस लॉ का नाम है ऑस्टवॉल्ड लॉ। ऑस्टवॉल्ड्स लॉ। It indicates, yeah, it's the state, according to the Ostwald law, the statement is the dilution increases the degree of dissociation of
एसिड। अब इसको कैसे समझेंगे, देखें मेरी बात सुने। अगर आपने लिया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, तो उसकी जो परसेंटेज आयोनाइजेशन है ना, वो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली शो क्या करेगी कि कितना आपकी आयोनाइज हुआ है एसिड, तो उसे परसेंटेज आयोनाइजेशन ही कहते हैं ना, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि आयोनाइज होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो हम परसेंटेज आयोनाइजेशन को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है या परसेंटेज आयोनाइजेशन है। खैर 0.1 मोलर जो है आपका, वो एक सोल्यूशन है। 0.1 मोलर का मतलब है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, तो ये 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन है। तो ये आपका, इसमें जो एसिटिक एसिड होगा वो 1.33% आयोनाइज होगा। अगर मैं इससे डाइल्यूट सोल्यूशन लेता हूँ, से 0.001 मोलर लेता हूँ, यानी कि 0.001 मोल डिजोल्व हुए हैं पर डीएम क्यूब, तो आपकी जो परसेंटेज आयोनाइजेशन है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना ज़्यादा वो हल होगा, वो बढ़ जाती है, वो बन जाती है 12.60% तक। इसके लिए हम एक टेबल स्टडी करते हैं। स्टूडेंट ये एक टेबल है, ये टेबल 8.8 है हमारी बुक के अंदर। इस टेबल में कुछ इंडिकेशंस हैं, वो क्या देखें। ये मोलैरिटी है, जितनी मोलैरिटी कम होगी यानी कि जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतना सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन आप कम करते जाएंगे उतना सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.1 जो है ये कंसंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू 0.01, और 0.001 जो है ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सो अगर मैं इन तीनों का मुकाबला करूं डाइल्यूशन में, तो 0.0010 वाला सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड है, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू बाकी। जितना सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होता है उतनी परसेंटेज आयोनाइजेशन बढ़ जाती है एसिड की। फॉर एग्जांपल होना यूँ चाहिए कि इसकी सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए, इसकी मिडल में होनी चाहिए, इसकी सबसे ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए, इसकी लोवेस्ट होनी चाहिए। अब देखें इन तीन वैल्यूज़ को कंपेयर करें, इसकी है 1.33, इसकी है 4.17 और इसकी है 12.60। सो इन तीन वैल्यूज़ के अंदर जो आपकी ये है, ये मिडल वाली है, ये लो वाली है, ये हाई वाली है। यानी कि जितना ज़्यादा आपने डाइल्यूट किया, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन कम कर दी, कंसंट्रेशन आपने कम की तो डाइल्यूट ज़्यादा हो गया, तो उससे परसेंटेज आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, उतना ज़्यादा एसिड आयोनाइज हो जाएगा। अब देखें अगर तो आप परसेंटेज आयोनाइजेशन ज़्यादा कर देते हैं तो जो आपके पास कंसंट्रेशन होगी उसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ राइट साइड। अब एक बात याद रखिएगा, जो के होता है वो, अगर तो मैं बात करूं के की यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की, तो वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है, इट डज नॉट चेंज। तो अप्रिशिएबली वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो आपकी डाइल्यूशन से सिर्फ परसेंटेज आयोनाइजेशन पे ज़रूर फर्क पड़ता है, लेकिन के की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है एट डिफरेंट डाइल्यूशंस। हाँ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो ज़रूर चेंज हो जाएगी, यानी कि के ए वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ओनली टेम्परेचर कैन चेंज। डाइल्यूशन नहीं इसे चेंज करती, टेम्परेचर कैन चेंज दिस वैल्यू। लिहाजा आपने डाइल्यूशन से परसेंटेज आयोनाइजेशन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उससे जो के की वैल्यू है उसको नहीं चेंज कर सकते, यानी कि एसिड को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, एसिड वीक ही रहेगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी प्रोसेस करें ताकि हमारे बोर्ड में अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो हम अटैम्प्ट कर सकें। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज आयोनाइजेशन। परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालें एसिटिक एसिड की
जिसमें आपने 0.1 मोल एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया हुआ है पर DMQ। वैसे ये तो हमें पहले भी पता है कि 1.3% के करीब वैल्यू निकलनी चाहिए, टेबल में हमने पढ़ी है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इसको 0.1 मोल्स को निकालते हैं कि ये क्या परसेंटेज वैल्यू निकालती है। उसके लिए हमें एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करके उसकी इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। जब एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया जाता है तो इट डिसॉल्व इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट्स, CH3 एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। स्टूडेंट जरा स्ट्रक्चर को समझ लें, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड यानी कि एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें। एसिटिक एसिड लिखता हूं मैं CH3COOH, इसमें एक्चुअली C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होता है। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है ना, डेट एक्चुअली मेक्स हाइड्रोजन आयन। सो जब ये एसिटिक एसिड हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन में कन्वर्ट होता है तो उसमें C के साथ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो नहीं, बल्कि जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला है वो हिस्सा हाइड्रोजन आयन लूज करता है। अब शुरू में जब मैंने इनिशियली कंसंट्रेशन ऐड की है, इसके अंदर इनिशियली कंसंट्रेशन ऐड की है, तो वो मैंने अकॉर्डिंग टू बुक देखनी है कितनी है, 0.1 ऐड की है। ये शुरू में इनिशियली, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो आप भी जानते हैं कि इसकी कोई खास कंसंट्रेशन या कोई कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हुई होगी आयंस की। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, 0.1 में से कुछ अमाउंट निकल कर आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम से एक्स आयंस बन गए एसीटेट के और एक्स आयंस बन गए हाइड्रोजन आयन के। एट टाइम t या इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट बात यूं है कि अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्रॉपरली एनालाइज करूं तो 0.1 में से x अमाउंट जो है ना वो निकल के कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, आयंस के अंदर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अमाउंट है से 100,000 और उसमें से एक रुपया निकल गया, तो क्या आपकी अमाउंट तकरीबन 100,000 ही नहीं रही? यानी कि 1 लाख में से 1 रुपया अगर मैं किसी को बांट दूं तो मेरे पास जो अमाउंट है वो तकरीबन 1 लाख ही रहती है। सेम इसी तरह 0.1 में से जो x आयंस में कन्वर्ट हुआ है वो इंतहाई स्मॉल वैल्यू है, वेरी वेरी स्मॉल। लिहाजा अगर ये मैं 0.1 में से माइनस कर भी दूंगा तो 0.1 तकरीबन 0.1 नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एसिटिक एसिड एक बहुत कमजोर एसिड है। मुझे कैसे पता लगा? मुझे उसकी Ka वैल्यू से पता लगा। द Ka वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड, द Ka वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज एक्चुअली 1.85 10 power minus 5, which indicates it is a very weak acid. It dissociate in a very low concentration. So अगर x बहुत स्मॉल है तो 0.1 तो तकरीबन 0.1 नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें से अगर x निकाल भी दोगे तो उस बेचारे को क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये x कंसंट्रेशन, बहुत थोड़ी सी कंसंट्रेशन एसीटेट और बहुत थोड़ी सी कंसंट्रेशन बन गई आपकी हाइड्रोजन आयंस की। स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं Ka क्या होता है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड होता है, उसी के जरिए हम परसेंटेज आयोनाइजेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विच इज एक्चुअली 0.1। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा, अब Ka की वैल्यू क्या है? जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन की है, Ka की वैल्यू है 1.8 10 पावर माइनस 5 एक्स स्क्वायर ओवर 0.1। अब 0.1 जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, तो ये बन गया 1.8 10 पावर माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी, ताकि x की वैल्यू आ जाए। x क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से x जो निकलेगा वो निकलेगा 1.3 10 पावर माइनस 3 मोल पर DMQ, बिकॉज इट इज अ कंसंट्रेशन। स्टूडेंट अब मैं इसको ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा।
एक्स को आप एसीटेट आयन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कह दें, यानी कि कितने आयन्स बनाता है एसीटेट एसिड। एसिटिक एसिड बनाता है 1.3 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि अगर मैं इक्वेशन में वापस जाऊँ ना, तो इक्वेशन ये इंडिकेट कर रही है कि एसिटिक एसिड के 0.1 में से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो अभी मैंने निकाली है वो बनेगी, यानी कि 1.3 10⁻³ और यहाँ भी अगर ये ज़ीरो को, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ इसकी बजाय इधर लिखने की बजाय यहाँ लिख लेता हूँ 1.3, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ये वो है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने पे उसने डिसोसिएट करके वैल्यूज प्रोड्यूस किए हैं। ये भी होगी 1.3 10⁻³। तो एसिटिक एसिड कितना आयोनाइज हुआ, इसके अंदर से एक्स जो आयोनाइज हुआ था वो कितना हुआ 1.3 10⁻³ इतना वो आयोनाइज हो गया एक्स की फॉर्म में। तो मेरे पास परसेंटेज आयोनाइजेशन का फार्मूला लिखता हूँ, परसेंटेज आयोनाइजेशन का फार्मूला लिखता हूँ, क्यों, मैंने आयोनाइज कितना हुआ वो तो फाइंड कर लिया, कैसे हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन कितने बना रहा है वो कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड एसिड divided by original concentration. Multiply by 100. Student, concentration of ionized acid 1.3 10⁻³ है, ओरिजिनल कितना ऐड किया था 0.1, मल्टीप्लाई बाय क्या है 100। तो इससे जो हमारे पास परसेंटेज आयोनाइजेशन आई कंसंट्रेशन को डिवाइड करके वो आई 1.3%। सो मैं यूं कहूँगा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जो है वो आयोनाइज होगा 1.3%। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स में से 1.3 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे, या 1000 मॉलिक्यूल्स में से 13 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, एंड सो ऑन। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपके पास जो एसिटिक एसिड है वो ज़्यादा आयोनाइज हो जाए, ज़्यादा परसेंटेज आयोनाइजेशन की वैल्यू निकाल लें, तो आप क्या करें कि हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड को जो डिज़ोल्व किया हुआ सोल्यूशन में उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। जितना हम डाइल्यूशन ज़्यादा करते जाएंगे उतने जो आपके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। इसको हमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड लॉ से। तो ओस्टवाल्ड लॉ के मुताबिक क्या है, अगर तो आप परसेंटेज आयोनाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप डाइल्यूशन बढ़ा दें, तो उससे परसेंटेज आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपका 100 में से 1.3 मॉलिक्यूल्स नहीं आयोनाइज होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने डाइल्यूशन ज़्यादा कर दिया, उसने ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है। याद रखिएगा ये जो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है ना, इसका मतलब है कि आप 6 ग्राम एसिटिक एसिड डिज़ोल्व कर रहे हैं पर डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर। अब स्टूडेंट, अगर ये आपको परसेंटेज आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें आपने थोरोली एक्सप्लेन करना है कि ये कॉन्सेप्ट इंडिकेट करता है कि आपके पास जो कंसंट्रेशंस गिवन होती हैं वो एक ख़ास परसेंटेज में एसिड की आयोनाइज होती हैं, लेकिन अगर आप उसे डाइल्यूट करते जाएं, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएं, तो उससे परसेंटेज आयोनाइजेशन भी बढ़ती जाती है। अपेरेंटली जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड है वो डाइल्यूशन के ज़रिए कंट्रोल की जा सकती है, जिसे ऑस्टवाल्ड लॉ कहते हैं। और हमारे पास जो परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड का फार्मूला है वो जितना ज़्यादा रिजल्ट
देगा, बड़ी वैल्यू देगा परसेंटेज की, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो द एसिड स्ट्रेंथ मीन्स कि वो उतना ज़्यादा परसेंटेज आयोनाइज हो रहा है, एसिड वीकनेस मीन वो उतना कम परसेंटेज आयोनाइज हो रहा है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।